नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो इस वीडियो में आपको मुगल काल के बारे में बताऊंगा, जो कि मध्यकालीन भारत का बहुत ही प्रमुख काल था। और पूरा मुगल साम्राज्य ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो की खास बात ये रहेगी, जैसे हम फिल्म को देखते हैं और फिल्म की पूरी कहानी हमें याद हो जाती है, उसी प्रकार मैं पूरे मुगल साम्राज्य की आपको कहानी बताऊँगा। आपको इस पूरी कहानी को एक बार ध्यान से सुनना है, और हो सकता है आपको कुछ तथ्य याद ना रहें, पर फिर भी आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस पूरी कहानी को सुनिएगा। और वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस नोटबुक पे जो भी आपको कहानी में याद रहे उसे लिखें। हाँ, हो सकता है आप कुछ भूलेंगे, पर जितना आपको याद रहे उसे एक बार लिख लें, फिर वीडियो को दोबारा शुरू करें और जो भी आप भूले हैं उसे नोट कर लें। इस प्रकार आपका पूरा मुगल काल कवर हो जाएगा और आपको ये याद भी रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य, जिन्होंने लगभग 331 सालों तक भारत पर राज्य किया। तो मुगलों का शासन 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत पे रहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, आखिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे। तो जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया था, और बाबर ने आकर ही इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले ही युद्ध में हरा दिया। और फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो जब बाबर अफगानिस्तान से आया और उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, फिर यहीं से मुगलिया सल्तनत का शासनकाल शुरू हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पहला पाद, यानी बाबर, जहाँ से मुगलिया सल्तनत शुरू हुई। तो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। और बाबर का जन्म फरगना घाटी, याद रखिएगा, फरगना घाटी के अंधेजान नामक शहर में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने हिंदुस्तान में आते ही 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी युद्धों में बाबर ही विजयी रहा था। और ये सभी युद्ध लगभग एक साल के अंतराल में लड़े गए थे। जैसे कि पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया, उससे अगला 1 साल बाद 27 में, उससे अगला 1 साल बाद 28 में। इसी प्रकार एक साल के अंतराल में लड़ा गया था, जिससे आपको याद रहने में कठिनाई नहीं होगी। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर जब आया था उसने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था, और इसमें बाबर ही विजयी हुआ था। उससे अगला खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा, और यह राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि 1528 ईस्वी में, और यह मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ही विजयी रहा। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ, और ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, और इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। तो चलिए आगे भी कुछ देख लेते हैं। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, मतलब बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई थी खानवा के युद्ध के बाद में। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना की थी। बाबर ने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर के 4 पुत्र हुए थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन आगे चलकर हुमायूं ही बाबर का उत्तराधिकारी बना था, मतलब बाबर के बाद हुमायूं ने ही राजगद्दी संभाली थी। तो करीब 48 वर्ष की आयु में, यानी 1530 ईस्वी में, आगरा में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले तो बाबर का जो शव था उसे आगरा में ही दफना दिया गया था। याद रखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले बाबर का शव आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया था। बाद में उसे ले जाकर जहाँ बाबर ने अपनी जगह चुनी थी वहाँ पर दफना दिया गया था, या जो कि काबुल थी। तो चलिए अब बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं को ही राजगद्दी मिली थी। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा था। तो 1530 ईस्वी में जब हुमायूं के पिता की मृत्यु हो गई, तो 23 साल की उम्र में हुमायूं को राजगद्दी पर बैठाया गया, और हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से कर दिया गया। और हमीदा बानो बेगम से ही जन्म हुआ भारत के एक महान सम्राट अकबर का। याद रखिएगा कि हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने
जीटी रोड का निर्माण कराया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हुमायूं का आत्मकथा थी हुमायूंनामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। और आप ये जो इमेज में देख रहे हैं, ये शेर मंडल पुस्तकालय है, और 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय से ये जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, इसी पे से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो शेर मंडल पुस्तकालय याद रखिएगा, इसी से इसकी सीढ़ियों से ही गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं के बाद अब राजगद्दी पर बैठा अकबर। तो अकबर का शासनकाल बहुत ही लंबा शासनकाल रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा अकबर का, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट, याद रखिएगा अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। और अकबर ने बहुत ही कम उम्र में पानीपत का जो दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में लड़ा गया, सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में हरा दिया था, बहुत ही कम उम्र में। और जो अकबर का शासनकाल था, ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता था, क्योंकि अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य की बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई थी। तो जो अकबर का शासनकाल था, ये हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता था। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा दीन-ए इलाही धर्म। और इस दीन-ए इलाही धर्म को अपनाने वाला अकबर पहला व्यक्ति बना था। और बात करें पहले हिंदू व्यक्ति की, तो बीरबल पहला हिंदू व्यक्ति बना था जिसने दीन-ए इलाही धर्म अपनाया था। पहले अकबर ने अपनाया और पहले हिंदू बीरबल था जिसने इस धर्म को अपनाया था। और अकबर के 9 अनमोल रत्न थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे केवल ट्रिक से याद करने के लिए बताता हूँ। इसका ट्रिक है बात बात पे MDH। इससे हम इसके 9 रत्न को याद करेंगे। कैसे? जैसे B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, फिर A से अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल, M से मान सिंह और D से दो प्याजा यानी मुल्ला दो प्याजा, और H से हकीम हकाम। तो ये अकबर के 9 रत्न थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब आगे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, और जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसे भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। जो जजिया कर था, ये गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की थी, और इलाही संवत की शुरुआत भी अकबर ने ही की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, यह है बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की, उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करा दिया था, एक प्रतीक के तौर पर। उसके बाद आगे देखिए, अबुल फजल ने ही अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। तो जो 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, इसने अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा, उसकी रचना की। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई, और कहाँ पर? आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का दफना दिया गया था। तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में ही दफनाया गया। तो अकबर के बाद अगला शासन किसका हुआ? जहांगीर का। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत पर राज किया, जिसे सलीम भी कहा जाता है। सलीम का नाम ही था जहांगीर। तो अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और जहांगीर के शासनकाल में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। कौन कौन से? हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी। ये 4 यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। फिर उसके बाद जहांगीर का जो विवाह था वो मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां कहा जाता है, उसके साथ करा दिया गया। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। याद रखिएगा, जहांगीर का वो समय था जिसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी, इसलिए इसी के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहांगीर के बाद बारी आई शाहजहां की, जिसने 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, और शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज़ कहा जाता है। तो अर्जुमंद बानो को ही मुमताज़ कहा जाता है। ये शाहजहां की बेगम का नाम था। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया था
जो कि भारत में अभी भी उपस्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रमुख इमारतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन और दिल्ली की जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने ही बनवाया था। तो ताजमहल और मयूर सिंहासन से ये प्रश्न भी बनता है कि इसके मुख्य कलाकार कौन थे। तो ताजमहल के मुख्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी जी, और जो मयूर सिंहासन था इसके मुख्य कलाकार थे बादल खां। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शाहजहां की 7 संतानें थी, पर उन 7 संतानों में से उसके केवल 2 ही ऐसे पुत्र थे जो कि उसके बाद आगे राजगद्दी संभालने के लायक थे। कौन कौन? एक तो दारा शिकोह और दूसरा औरंगजेब। जो दारा शिकोह था ये काफ़ी विद्वान माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण हो गया, इसका उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये काफ़ी विद्वान था। पर उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जो धर्मठ का युद्ध। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा शाहजहां के बाद में। तो लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी, और कई उसके बाद भी कई युद्ध हुए दारा शिकोह के साथ, क्योंकि दारा शिकोह माना नहीं, पर हर युद्ध में औरंगजेब की ही विजय हुई। और बाद में औरंगजेब ने शाहजहां मतलब अपने पिता को ही बंदी बना लिया, और आगरा के बंदी गृह में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो कितने 74 साल की उम्र में औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया और जाकर बंदी गृह में उसे बंद कर दिया, और 74 साल की उम्र में शाहजहां की उसी बंदी गृह में मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो शाहजहां के बाद अगला शासक कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया था। ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ने कौन कौन से हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। तो इसमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। इन सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाने का आदेश दे दिया था। और पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक औरंगजेब ही था। ये काफ़ी क्रूर शासक था औरंगजेब, और इसने पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। और लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी पुकारते थे। इसको भी याद रखिएगा आप, इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर भी लोग बुलाते थे। और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जिसे अकबर ने हटाया था। तो अकबर के बाद औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसे भी आप याद रखिएगा कि औरंगजेब का ही शासनकाल था जिसमें मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी, जो कि उस समय खुलदाबाद में हुई थी, जिसे अब रोजा कहा जाता है। तो ये रोजा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इसे दफनाया गया था। औरंगजेब के बाद भी बहुत से मुगल शासक हुए, पर वो इतिहास में इतना अपना प्रभाव न डाल सके, मतलब बहुत ही कमज़ोर शासक रहे थे। तो औरंगजेब तक ही हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको सभी मुगल सम्राट जितने भी थे सभी को क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप जितने भी मुगल सम्राट हुए थे, जितने भी मुगल शासक हुए थे, उनको उनके सीरीज वाइज याद रख लेंगे। तो इसकी ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मासा। यही है इसके ट्रिक, जिससे जितने भी मुगल सम्राट हुए थे आप सभी को याद रख पाएंगे। जैसे बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, भाजी, उसके बाद सब्जी, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे से जहांदर शाह, फोर से फर्रुखियत, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर, भाजी सब्जी फोर माँ बचा साहब। तो एस एच से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, याद रखिएगा पहले अकबर था, अब ये है अकबर द्वितीय। बी से बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक हुआ, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो ये थे सभी मुगल शासक, जिसे मैंने आपको क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज याद करा दिया। अब इससे बाहर आपको मैंने जितना भी बताया मुगल सम्राट, जितने भी मुगल शासकों के बारे में बताया, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस अब आप इस वीडियो को एक बार देख लें, अब कॉपी पर सबको नोट कर लें, नोट्स बना लें, जैसे जैसे मैंने आपको लिखाया था इसे सब लिख लें आप। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है
तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। करंट अफेयर की भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, बहुत से जीके की ट्रिक्स भी वीडियो अपलोड की हैं और साइंस की भी वीडियो में डालता हूँ। तो आप अपने इस चैनल को अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।